हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन टेस्ट सॉल्यूशन क्लासेस में। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले पार्ट में हमने आरसीएम देखा था एंड ये आरसीएम का ही कंटिन्यूस पार्ट है और इस पे ये पार्ट 2 है। पहले हमने गुड्स की लिस्ट देखी थी कि कौन कौन से गुड्स आरसीएम के अंदर फॉल करते हैं, आरसीएम होता क्या है, एफसीएम क्या होता है। तो आपको इस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्लीज़ हमारा प्रीवियस वीडियोज़ देखें, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल पार्ट है उस पर हम आज देखने वाले हैं, तो वो है सर्विस रिलेटेड। कौन कौन सी सर्विसेज इस लिस्ट में फॉल करती हैं जो आरसीएम जिन पे लगता है। बहुत टेक्निकल है, हम इसको आराम से कवर करेंगे। आराम से कवर करने के लिए जो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ वो सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 7 तक है। बाकी 8 to 14 यानी रिमेनिंग 7 सर्विसेज मैं वीडियो के पार्ट 3 में कवर करूँगा। ठीक है, हम आज 1 to 7 कवर करने वाले हैं। भरपूर मैंने एग्जांपल देके रखे हैं यहाँ पे, और कैसे कैलकुलेशन होता है वो मैंने पूरा देके रखा है। ठीक है, एनिमेशन तो है ही आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 by 1। पहला सर्विस सीरियल नंबर है आपका, जो पहली सर्विसेज है वो सर्विस प्रोवाइड बाय जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होती हैं? ये वो एजेंसीज होती हैं जो आपको आपके गुड्स इधर से उधर ट्रांसफ़र करती हैं, जो जैसे आपका ट्रक में लोडिंग अनलोडिंग का काम और ये सब मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो ये वाले फंक्शंस करते हैं, डेफिनेटली वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उस पर क्या सिनेरियो है टैक्स का वो समझते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार क्या लॉ में लिखा है वो एक बार पढ़ते हैं। सर्विस प्रोवाइड बाय सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस बाय जीटीए who has not paid central tax at the rate of 16%। देखिए ये जो वर्डिंग है ना वो सेंट्रल टैक्स की है। सेंट्रल टैक्स का अपना एक अलग लॉ है और एसजीएसटी यानी स्टेट लॉ का अपना एक अलग लॉ है। तो यहाँ पे टोटल 12% होता है। हमको पता है कि जीएसटी में 12% है। तो इसका मतलब ये समझिए कि जो जीटीए सर्विसेज, जो जीटीए 12% से अगर टैक्स जमा नहीं करते हैं तो वो आरसीएम के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ, जो जीटीए दो केसेस हैं, ये तो 5% है, ये तो 12% है। 5% विदाउट आईटीसी और 12% विथ आईटीसी। ये जीटीए को पे खुद करना पड़ता है। बट वो जीटीए जो 12% का स्कीम और 12% के तहत टैक्स नहीं पे करते हैं, वो फिर आरसीएम के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ नोट करने वाली चीज़ें हैं। सिर्फ और सिर्फ 12% से लोअर केसेस पे ही आपको आरसीएम एप्लीकेबल होगा रिसिपिएंट को। ठीक है, अब रिसिपिएंट कौन कौन हो सकते हैं? आपका फैक्ट्री हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, कॉर्पोरेट सोसाइटी हो सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकते हैं, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, हमने तो एक एंट्री सुनी थी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ये एग्जाम्प्ट है। नहीं, जो आपने एंट्री सुनी थी वो अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन थे। अगर वो रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे कवर होंगे। क्लियरिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये स्कीम चलता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर मैंने अगर कोई गुड्स परचेज किया और गुड्स परचेज करते टाइम में सामने वाले ने बोला कि हम आपको सिर्फ और आपका गुड्स आपके डेस्टिनेशन प्लेस पे हम पहुंचा के देंगे, यानी फेयर हम दे देंगे, सप्लायर फेयर दे रहा है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? तो देखिए समझिए, जब गुड्स जीटीए सर्विस आपको देता है ना तो बिल्टी इशू होती है। बिल्टी आपका सप्लायर के नेम पे अगर इशू होगी तो डेफिनेटली आरसीएम उसको पे करना होगा। बिल्टी अगर रिसिपिएंट के नेम पे इशू होती है, जीटी अगर इशू करता है तो उसको आरसीएम पे करके चलना पड़ेगा। तो ऐसा ये केस बनता है, जिसके नाम पे बिल्टी है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा और उसकी पूरी फॉर्मेलिटी होती है। डेफिनेटली जो पेमेंट करेगा जीटीए को उसी की आरसीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि रिसिपिएंट ने अगर पेमेंट किया है जीटीए को और बोल रहे हो कि नहीं सप्लायर आप आरसीएम पे करो, ऐसा नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है और एग्जांपल में ये समझिएगा कि टैक्स पेड अंडर 12% है, यानी कि यस जीटीए वाला 12% के अंदर टैक्स पे कर रहा है और वो आईटीसी वहाँ पे क्लेम कर सकता है। क्या सिनेरियो होगा? लेट सपोज एक कंपनी है और कंपनी रजिस्टर्ड है अंदर जीएसटी। तो मैंने बताया था जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन फॉल कर रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी में, रिसिपिएंट है। ठीक है, और एक जीटीए वाला है, यानी एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले यहाँ पे हैं, भैया हैं हमारे। इनको ये डेफिनेटली सर्विस देंगे, कहीं ना कहीं से आपको जीटीए मतलब माल अनलोडिंग लोडिंग का काम करेंगे। उसके बाद रिसिपिएंट कौन हो जाएगा? कंपनी हो जाएगा। ठीक है, रिसिपिएंट कंपनी हो जाएगा और सर्विस प्रोवाइडर आपका जीटीए वाले हो जाएंगे। नाउ एक लोकेशन से, लेट सपोज आपका मुंबई से आपको कोई गुड्स ट्रांसफ़र करना है उसके फैक्ट्री के लोकेशन में या उसकी कंपनी में। ठीक है, तो गुड्स मूव हुआ।
अब ये ट्रांजेक्शन कैसा हुआ, ये ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ कि लेट सपोज पुणे टू मुंबई का आप अज्यूम करके चलिए अभी फिलहाल। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना था, ट्रांजेक्शन वैल्यू 60,000 था। लेट सपोज उसने जो भाड़ा चार्ज किया जीटी वाले ने वो 60,000 था, 60,000 था। अब 60,000 में क्या हुआ, आप देखेंगे कि जीटीए पेड अंदर 12% है, मतलब जीटीए सर्विस प्रोवाइडर वाला खुद 12% टैक्स जमा करेगा। इट मीन्स यहाँ पे आरसीएम नहीं आएगा, बिकॉज उसने स्पेशली लिखा हुआ है लॉ में कि नॉट पेड अंडर 6%, 6% मीन्स 12%, सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%। यहाँ पे 6% बात हो गई, तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो जीटीए वाला टैक्स पे करके चलेगा, यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा। तो क्रक्स हमारा क्या निकला, जीटीए नो आरसीएम इज एप्लीकेबल एंड टैक्स इज पेड बाय द जीटीए अंडर एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीटीए सर्विस टैक्स आपका पे करके चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं था। नाउ केस 2 हम लेते हैं। केस 2 ऐसा है कि जीटीए यहाँ पे सर्विस जो टैक्स खुद का जो टैक्स पे कर रहे हैं वो 5% के रेट से कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सीन है, लेट सपोज वही कंपनी रजिस्टर्ड है आपका फिर से जीएसटी में, और एक जीटीए वाला सेम वही जीएसटी वाला है। अगेन सर्विस प्रोवाइडर जीटीए वाला हो गया, रिसिपिएंट कंपनी हो गई आपकी रजिस्टर्ड कंपनी, एंड अगेन एक लोकेशन से वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन अगर गुड्स मूव करना है, सो यहाँ से गुड्स मूव होगा उसके जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 60,000 उसने फेयर चार्ज किया है। अब जीटी वाले ने बता दिया, जीटी वाले ने भाई साहब ने इन्होंने बता दिया कि हमारा वैल्यू है 60,000 का बन रहा है। ठीक है, अब नाउ यहाँ पे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस पर टैक्स कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, कंपनी यहाँ पे अपना 60,000 ऐसा और उसका 5% यानी 5% में ये टैक्स पे करके चलेंगे आरसीएम के तहत। ठीक है, आरसीएम के तहत वो टैक्स पे करके चलेंगे, राइट। अभी मैंने यहाँ पे ब्रेकअप नहीं दिया सीजीएसटी और एसजीएसटी का, अदरवाइज यहाँ पे सीजीएसटी 1500 और एसजीएसटी 1500 आपका चलेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन कि क्या जो रिसिपिएंट है क्या कंपनी इसका आईटीसी ले सकती है? यस, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट जजमेंट जो आया है उस पर चाहे कंपनी 12% से पे करे आरसीएम या 5% से आरसीएम पे करे, कंपनी को इनपुट मिलना है। यहाँ पे द थिंग इज कि यस यहाँ पे रिसिपिएंट यानी रिसिपिएंट आपको यहाँ पे आरसीएम का पेमेंट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट हमारा वही है, आरसीएम इज एप्लीकेबल हियर। तो 12% के केस में जहाँ पे जीटीए खुद 12% होकर टैक्स पे कर रहा है वहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा, और अगर जहाँ पे 5% ऑप्ट करके रखा है आरसीएम जीटीए वालों ने वहाँ पे आरसीएम लगेगा। बट रिसिपिएंट ध्यान देना, आपके रजिस्टर्ड पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट और सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी, ये जो लिस्ट है वही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरियल नंबर जो आता है सीरियल नंबर 2, वो बोलता है सर्विस प्रोवाइड बाय एडवोकेट। एडवोकेट्स बहुत होते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। समझिएगा, यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे एडवोकेट्स हैं। अगर एडवोकेट्स किसी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर सर्विसेज देते हैं तो क्या अगर उन्होंने, मैं कहता हूँ एक नॉमिनल अमाउंट की अगर उन्होंने सर्विसेज दी हैं तो क्या उन्हें जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है, डिफिकल्टीज आती है। ऐसा तो फिर हर एक एडवोकेट्स जो आपको है उनको पहले जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। एन नंबर्स ऑफ एडवोकेट हैं इंडिया में। ठीक है, सो इसको गवर्नमेंट को इतना कंट्रोल पॉसिबल नहीं था, तो गवर्नमेंट ने बोला येस जो सर्विस ले रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनीज, हम उन पे वो बोल देते कि आप आरसीएम के अंडर पे करके चलो। तो पहले वर्डिंग पढ़ लेते हैं क्या है। सर्विस की कैटेगरी क्या है? सर्विस की कैटेगरी है सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट ध्यान दीजिएगा, और सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज, बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एन इंडिविजुअल एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट फर्म्स, ध्यान से समझिएगा। इंडिविजुअल एडवोकेट भले ही चाहे उसमें वरिष्ठ यानी सीनियर एडवोकेट्स हों और फर्म ऑफ एडवोकेट्स हों, फर्म ऑफ जैसे 4-5 एडवोकेट्स मिलकर एक फर्म बना लेते हैं, फर्म हो। ठीक है, बट क्या अगर 4-5 या 10 एडवोकेट्स मिलकर एक कंपनी बना लेते हो? जी, कंपनी के केस में आरसीएम नहीं लगेगा, कंपनी के केस में आरसीएम नहीं लगेगा, और कंपनी के केस में एमसीएम एफसीएम के तहत वो पेमेंट करके चलेंगे। यहाँ पे सिर्फ कवर किया है इंडिविजुअल और फर्म, चाहे उसमें सीनियर एडवोकेट हो या नहीं हो। रिसिपिएंट किसको पे करके चलना पड़ेगा? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। बिजनेस एंटिटी मीन्स व्हाट? बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन देखिए, जनरल लॉ में तो प्रिस्क्राइब नहीं है, बट जनरल समझा जाए जो बिजनेस करता है। तो क्या ये रजिस्टर्ड पर्सन है? नहीं, ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, बट येस अंडर सेक्शन 24 ये बोला गया है कि जो बिजनेस एंटिटी जिनको आरसीएम एप्लीकेबल है उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेके चलना पड़ेगा। तो मतलब उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? येस, उनको बिजनेस एंटिटी को पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, देन आरसीएम के अंदर उनको टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। क्लियर? यस क्लियर।
थर्ड है सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। कोई कोर्ट है, कंपनी के केस फंसते हैं तो कंपनी एप्लीकेशन फाइल करती है कि मेरा केस रिजॉल्व करो ऐसा वैसा, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल बोलता है भाई ठीक है हम तो रिजॉल्व कर देंगे, हमको क्या मिलेगा? बोलेगा हम फीस देंगे ना आपको, हम फीस देंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपका सर्विस दे रहा है, किसको? कंपनी को दे रहा है, ठीक है, कंपनी को यहाँ पे सर्विस दे रहा है। बट व्हाट अबाउट टैक्स का पार्ट? डेफिनेटली गवर्नमेंट का लॉस है अगर वहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल ना होता। तो क्या इंडिया में जितनी भी ट्रिब्यूनल्स हैं उसको रजिस्टर्ड किया जाए जीएसटी के अंदर, उनकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ की जाएँ, उनके लिए एक अलग से आपका क्या कहते हैं सीए या अकाउंटेंट हायर किया जाए, क्योंकि बिकॉज उनका रजिस्ट्रेशन पार्ट, कंप्लायंस पार्ट करना पड़ेगा। नहीं, ट्रिब्यूनल के लिए कुछ नहीं किया जाए, आप कंपनी को ही पकड़ लो, आप कंपनी को ही पकड़ लो और उनको बोल दो कि आप आरसीएम के अंडर इसका जितने अमाउंट जिस फीस पे आपका आरसीएम वो सॉरी टैक्स बन रहा है उसमें आप आरसीएम पे करके चलिए, ठीक है। तो समझते हैं सर्विस किस टाइप की है। सर्विस सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी, अगेन यहाँ पे बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, ठीक है। रेसिपिएंट कौन है? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर मान लीजिए कोई फॉरेन का बंदा है, यानी आउट ऑफ इंडिया का बंदा है और आउट ऑफ इंडिया में बैठा हुआ है और बोल रहा है कि मुझे इंडिया में मेरा एक केस फंसा हुआ है और मेरे को यहाँ से एक मतलब ट्रिब्यूनल को उसने अप्रोच किया, तो क्या जीएसटी है? नहीं है, हम फॉरेन वाले बंदे से नहीं लेके चलते टैक्स, ठीक है ना। इसमें ट्रिब्यूनल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि उसको मैंडेटरी अंडर रजिस्ट्रेशन लेना पड़े। इसमें हमने पकड़ा है किसको? बिजनेस एंटिटी को, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। आपको आरसीएम के अंडर टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। बिजनेस एंटिटी का वही कॉन्सेप्ट है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं डेफिनेटली आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। अगर नहीं होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24 एंड देन आपको टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट, यस। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सीरियल नंबर है, फोर्थ सीरियल नंबर आपका क्या बोलता है? सर्विस प्रोवाइड बाय ए वे ऑफ स्पॉन्सरशिप। मेरे यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल लीजिए, आप समझिए कि हमारे यहाँ आए दिन समर्स में कुछ कैंप चलते हैं जहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स और अलग अलग गेम्स के टूर्नामेंट्स चलते हैं। लेट सपोज वहाँ के लोकल किसी बंदे ने अपना शॉप का प्रमोशन करने के लिए या कोई भी प्रमोशन करने के लिए वहाँ पे उसने बैनर लगाए, स्पॉन्सरशिप किया और एक फ़ंड इकट्ठा करके जो पार्टी ये स्पोर्ट्स इवेंट करा रही है या कोई भी इवेंट करा रही है उनको फंड्स दिया, ठीक है। फंड्स देने के बाद क्या होता है कि अगर रिसिपिएंट, अगर वो कोई जो गेम है वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट करा रही है या पार्टनरशिप फर्म करा रही है तो डेफिनेटली थर्ड पर्सन उसको फंड देगा, और कोई भी पर्सन होगा तो इस केस में कॉर्पोरेट बॉडी जो होगी अपनी और पार्टनरशिप फर्म होगी वो आरसीएम के अंडर टैक्स पे करके चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे ये बोला गया है सर्विस प्रोवाइड बाय अ वे ऑफ स्पॉन्सरशिप और एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकता है? देखिए इंडिविजुअल भी हो सकता है, एनी पर्सन, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, एनी पर्सन। अगर लेट सपोज मेरा एग्जांपल लीजिए, किसी कंपनी ने मेरे मोहल्ले में या आसपास के मोहल्ले में एक स्पोर्ट्स इवेंट कराया और मुझे अपनी ऑनलाइन टैक्स सॉल्यूशन क्लासेस का प्रमोशन करना है, तो डेफिनेटली कोई फ्री में तो करने नहीं देगा। तो मैंने उनको एक लमसम अमाउंट दिया, मैंने कहा कि आप प्लीज़ मेरे को अलाउ करें अपने यहाँ बैनर लगाने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स में और प्रमोशन करने के लिए। तो मैंने फर्म को या कॉर्पोरेट बॉडी को मैंने पैसे दिए, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे? देखिए मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं तो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन कंपनी, ध्यान से सुनो, फर्म ध्यान से सुनो, आपको उस अमाउंट पे आरसीएम पे करके चलना पड़ेगा, ठीक। सो ये ज़्यादा टेक्निकल नहीं था और प्रीवियस वाले भी टेक्निकल नहीं थे, इसलिए मैंने इसका एनिमेशन ऐड नहीं किया है। जो जो पॉइंट टेक्निकल है डेफिनेटली मैंने उनका एनिमेशन ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म वो जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी, यानी टैक्सेबल टेरिटरी जो इंडिया का टेरिटरी है जहाँ पे जीएसटी लगता है, अगर वो वहाँ पे लोकेटेड है तो डेफिनेटली बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म आपको आरसीएम के अंडर पे करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट सर्विस सीरियल नंबर 5, थोड़ा टेक्निकल है समझिएगा। ये लिंक है आपका 5A से भी, एक और है 5A करके सीरियल नंबर है, उसके भी लिंक है, ठीक है। सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। किस टाइप की सर्विस है सर? सर्विस है एनी सर्विस प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट बट एक्सक्लूड, कोई भी सर्विस ले लो जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, यूटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कोई भी सर्विस ले लो उस पर आरसीएम लगेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, आपका बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, अगर वो सरकार आपको किराए से देती है किसी पर्सन को,
तो उस केसेस में आरसीएम नहीं लगेगा, उस केसेस में आपका एफसीएम लगेगा और एफसीएम के अंदर गवर्नमेंट पे करके चलेगी। ठीक ठीक है सर। सर्विस बाय डिपार्टमेंटल ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस, पार्सल। अच्छा अच्छा, समझ में आया। लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज, पर्सन अदर देन। देखिए समझिएगा, अगर आपका पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, पार्सल की सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट जो कि यहाँ पे मेंशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट्स, अगर ये देती हैं तो इसमें आरसीएम की बात नहीं करेंगे, आरसीएम की बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एफसीएम के अंदर ये गवर्नमेंट्स आपका पेमेंट करके चलेंगी। ओके सर, समझ में आया। वैसे भी हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो आपको, अगर आपने कभी स्पीड पोस्ट देखा ही होगा, उसके रिसिप्ट वहाँ पे टैक्स ओके मेंशन आता है, मतलब स्पीड पोस्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर है और गवर्नमेंट वहाँ पे आपको एफसीएम के अंदर टैक्स पे करके चलती है। ठीक है सर। अदर देन, ध्यान देना, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरी। बट अगर ये सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरी को दी हैं तो आपको आरसीएम लगेगा। ठीक है, ओके। सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट, वेसल इनसाइड और आउटसाइड द रिसिपिएंट ऑफ पोर्ट और इनपोर्ट। एक वेसल आया पोर्ट पे, उसको लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी करती है, लेट सपोज। ठीक है, या कस्टम में ही कुछ फंक्शंस होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो इस केसेस में क्या आरसीएम लगेगा? नहीं, इस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। इस केस में एफसीएम होके अंडर आपको, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है उनको आपको टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। इसमें आरसीएम की बात नहीं करेंगे। तो कोई भी सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट और एन एयरपोर्ट, अगर कोई भी सर्विसेज देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट सुनो, आपको एफसीएम के अंदर ही टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। इसमें कोई भी आरसीएम की बात नहीं करेंगे। एंड द लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर कोई सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो आपको एफसीएम के अंदर टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रेसिपिएंट कौन है? देखिए, सर्विस प्रोवाइडर मैंने बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जो भी था आपका। रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट देखिए, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। वही बिजनेस एंटिटी, अगेन बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो, नहीं है तो भाई आपको अंडर सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मैंने एनिमेशंस दिए हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट है, डेफिनेटली 5A भी थोड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है, मैं उसको समझाता हूँ आपसे। ठीक है, एक लेट सपोज एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, ये आपका दिख रहा है बिल्डिंग ऑन बाय गवर्नमेंट, एक बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी ने आप अप्रोच किया गवर्नमेंट को कि प्लीज़ मेरे को अपना बिजनेस रन करना है, आपकी बिल्डिंग खाली है, वैसे भी आपके यूज़ में नहीं है, तो क्या आप मुझे रेंट पे दे सकते हैं? गवर्नमेंट ने बोला येस हम दे सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, और ये इसने बिल्डिंग दे दिया। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो अपना सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट है, और रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो अब ट्रांजेक्शन कैसा हुआ समझिएगा। ट्रांजेक्शन हुआ, अगर मान लीजिए साल भर का रेंट 10 लाख रुपीज़ का था, ठीक, तो ये यहाँ पे फॉल करता है आपका 9% में, बाई मिस्टेक इसको 9% कर लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे आपका फॉल करता है 9% पे, 18% के अंदर आपको टैक्स पे करके चलना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैंने 90,000 CGST, 90,000 SGST यहाँ पे है, एंड टोटल जो आपका रेंट विथ इनवॉइस वैल्यू टैक्स बनेगा वो 11,18,000 का बनेगा। तो यहाँ पे क्रक्स ये है कि सुनो गवर्नमेंट, आपको एफसीएम के अंदर आपको टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको कोई आरसीएम की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो देखिए क्रक्स है, आरसीएम इज़ नॉट एप्लीकेबल। नाउ नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक वो लेते हैं। लेट सपोज डीटीसी मतलब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये आपकी बसेस चलाती हैं लोकल और जो पैसेंजर्स कैरी करती हैं। यहाँ पे एक कंपनी है, कंपनी ने क्या बोला, हमारे पास बसेस नहीं है लेकिन हमारे एम्प्लॉय बोल रहे हैं कि हमें मनाली ट्रिप में जाना है। ठीक है, अभी क्या करेगा, यहाँ पे समझिएगा कि जो डीटीसी है आपका, कंपनी तो आपका रिसिपिएंट हो गई और डीटीसी आपका सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ठीक है, अब डीटीसी ने क्या किया कि ठीक है ना, हमारे पास बस है, हम आपको सेंड कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को मनाली भेज दीजिए। तो बस यहाँ से कंपनी जाएगी एंड सेम वहाँ से क्या होगा, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को लेके मनाली जाएगी। तो भाई साहब फ्री में तो आजकल कोई डेट में कोई काम करता नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, हमने आपसे कुछ पैसे चार्ज करने हैं। कैसे पैसे चार्ज करने हैं? लेट सपोज पैसे चार्ज करने हैं, 50,000 बिल था। अब क्वेश्चन आता है कि टैक्स कौन पे करेगा? तो सर एनी सर्विस प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज़
सब तो आरसीएम में है बट 4 कैटेगरी नहीं है। कौन कौन सी कैटेगरी नहीं है? फर्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड, सर्विस वे बाय ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो पार्सल, स्पीड पोस्ट, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस, तो ये सब। थर्ड, सर्विस रिलेटेड टू वेसल एंड एयरक्राफ्ट, वो वाला आपका सीन था। फोर्थ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का पैसेंजर वाला बात था, तो यहाँ पे आपका आरसीएम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको एफसीएम यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट डीटीसी आपको एफसीएम के अंदर पे करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे फिर अगेन आरसीएम नहीं अप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखिए जस्ट मैंने एक एग्जांपल आपके लिए दिया है, यहाँ पे आप समझिएगा। देखिए ये एक पोस्ट रिसिप्ट है। पोस्ट रिसिप्ट में यहाँ पे देखिए अमाउंट 70 रुपीज़ है, बट उसमें टैक्स लिखा हुआ है 10.80 रुपीज़। तो ऐसे करके कहीं आपको रिसिप्ट इशू होती है और ऐसे आपको यहाँ पे मेंशन होता है। देखिए यहाँ पे है ना, आपका कहीं जीएसटी नंबर भी मेंशन होगा, यहाँ पे नहीं है, वो एक रिसिप्ट में आता है। आप वहाँ पे से ट्रेस कर सकते हैं कि इनका जीएसटी नंबर भी क्या है। ठीक है, तो जस्ट ये आपके एग्जाम्पल के लिए था। नाउ 5A, ये अमेंडमेंट्स है। पहले जब स्टार्टिंग जीएसटी आया था तो वो नहीं था, ये एंट्री नहीं थी, लेकिन अब ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है? पहले उसके पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। 5 में क्या लिखा था? सीरियल नंबर 5 में क्या लिखा था? सीरियल नंबर 5 में ये लिखा था, फर्स्ट ही पॉइंट ध्यान दीजिएगा, बाकी 3 अभी मत पढ़िए, उसी में रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं। 5 में क्या 5 के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा था? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और रिसिपिएंट कौन था आपका? सर रिसिपिएंट था हमारा बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक ठीक। अब नाउ सर्विस प्रोवाइड बाय सेम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी। फिर से रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो तो कवर किया है। बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, जस्ट समझिएगा। सर्विस प्रोवाइडर कौन है हमारा? वही हमने पढ़ लिया। ठीक है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। वहाँ पे बिजनेस एंटिटी था, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने तो अभी एग्जांपल में ये देख के आए हैं, उसमें ये देखा हमने कि अगर कोई भी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर कोई भी सर्विसेज है तो आप गवर्नमेंट आप एफसीएम पे करके चलोगे, अगर ये सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी है। लेकिन अगर वही बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो एफसीएम से कन्वर्ट हो जाएगा आरसीएम में। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन, आप रजिस्टर्ड हो ना, आप आरसीएम के अंदर टैक्स पे करके चलना। वैसे तो अगर बिजनेस एंटिटी को देता तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आप एफसीएम के अंदर टैक्स पे करते, बट अगर वही बिजनेस एंटिटी अगर रजिस्टर्ड है तो आपको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार ना जस्ट मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करके रखा हुआ है, ये जो पार्ट है कंपैरिजन है। एक्सक्लूजन पार्ट 5N में क्या था सर? जो आपका लिस्ट थी उसमें सीरियल नंबर 5 में एक्सक्लूजन पार्ट क्या था? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम इसी की बात तो कर रहे हैं। यस, इसी की बात कर रहे हैं। क्रक्स क्या था? टैक्स इज पेबल अंडर एफसीएम बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे तो एफसीएम में पेमेंट कर रहे थे, हमने एग्जांपल देख के आए हैं। बट अब क्या हुआ? एक्सक्लूजन पार्ट इन 5A, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी याद करिए, बिजनेस एंटिटी, अगर बिजनेस एंटिटी को है, बट ध्यान दीजिएगा बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आरसीएम लग जाएगा। ठीक है, क्रक्स, नाउ आरसीएम इज एप्लीकेबल एंड पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अब इस केस में बिजनेस एंटिटी अगर रजिस्टर्ड है तो उसको पे करके चलना पड़ेगा। यही एक क्रक्स है, बहुत माइनर डिफरेंस है, कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ये आप नोट करके चलिएगा। ठीक है, केस 1 वही सेम बिल्डिंग है लेट सपोज, और यहाँ पे अगेन गवर्नमेंट इसका ये मालिक है, बट यहाँ पे अप्रोच इस बार किसने किया है? पिछली केसेस में अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अप्रोच किया था, यानी वो बिजनेस कर रहा है बट अनरजिस्टर्ड था। यहाँ पे एक्सिस बैंक अप्रोच कर रहा है कि भाई हमें बैंक यहाँ पे ओपन खोलना है आपके स्पेस, आपके बिल्डिंग में। डेफिनेटली एक्सिस बैंक रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइडर कौन है? गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो भी एज द केस में भी। आपका रेसिपिएंट कौन है? एक्सिस बैंक है। नाउ अब वहाँ पे अपना बोर्ड लगा लेगा एक्सिस बैंक यहाँ पे आके और ऑपरेशन चालू कर देंगे। अब इस किस्म से ट्रांजेक्शन क्या होगा? ट्रांजेक्शन होगा रेंट, लेट सपोज वही था आपका 10 लाख था, और फिर वो जीएसटी। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने जीएसटी कैलकुलेट किया, इसको 9 कर लीजिएगा इस वाले पोर्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आपने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी है? लाइबिलिटी है एक्सिस बैंक की। पहले गवर्नमेंट की थी पहले वाले एग्जांपल में, बट इस बार एक्सिस बैंक आपकी लाइबिलिटी है और आप आरसीएम के अंदर पे करके चलेंगे। यहाँ पे आरसीएम एज एप्लीकेबल एंड एक्सिस बैंक की लाइबिलिटी है। तो ये माइनर डिफरेंस था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, नाउ सीरियल नंबर 5B, ये भी एक अमेंडमेंट है। ट्रांसफरेबल ऑफ डेवलपमेंट राइट, टीडीआर और फ्लोर इंडेक्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये क्या है? बहुत टेक्निकल है, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्रोमोटर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, रियल एस्टेट पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ पूरा A to Z एग्जाम्पशन के साथ सब कुछ। तो समझ लेते हैं जस्ट ओवरव्यू,
और ओवरव्यू के बाद मैंने डिटेल में देके रखा है। सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर इंडेक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एनिमेशन है इसके लिए भी, जो टेक्निकल पार्ट है उसके लिए एनिमेशन बना के रखा है मैंने। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, यस हो सकता है। रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट प्रमोटर है। प्रमोटर आप अनरजिस्टर्ड है तो क्या हुआ? अनरजिस्टर्ड है तो क्या हुआ? आपको फिर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे अंडर सेक्शन 24 ये बोलता है कि जो पर्सन आरसीएम में पेमेंट करने के आरसीएम जहाँ जिस सर्विसेज में आरसीएम लगता है तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो आरसीएम प्रमोटर आपको इस केसेस में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, लगे हाथ हम 5C का भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। समझ में तो कुछ आने वाला नहीं है लॉ के लैंग्वेज से, बट हम इसको बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म लीज फॉर रेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। लीज समझ में आया, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ ऐसी बातें कर रहा है। सर्विस पढ़ लेते हैं एक बार किस टाइप की है। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, ओके, लीज ऑफ लैंड की बात कर रहा है, लैंड को लीज करना, बिल्डिंग की बात नहीं की इसने। 30 ईयर्स और मोर बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट, यानी इकट्ठा एक लमसम अमाउंट आपको एडवांस में मिल जाना सारा का सारा, जिसकी आप प्रीमियम भी बोल सकते हो, सलामी भी बोल सकते हो, कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हो, डेवलपमेंट चार्जेस भी बोल सकते हो, किसी भी नाम से बोल लो, ठीक है। और पीरियोडिक रेंट, भले आप चाहे अगर आप लमसम पेमेंट ना दो तो आप पीरियोडिक रेंट दे दो। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर, अच्छा, तो एक खाली लैंड था जिसको 30 ईयर्स से ज़्यादा हमने अगर लीज पे दिया, भले उसमें दो टाइप का पेमेंट किया, या तो अपफ्रंट मैंने पेमेंट कर दिया या पीरियोडिक रेंट में पे कर रहा हूँ, और उस लैंड पे अब प्रमोटर क्या करेगा? कंस्ट्रक्शन करेगा, राइट जी, राइट, यही मीनिंग निकलता है। सर्विस प्रोवाइडर क्या है? डेफिनेटली वही कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे रजिस्टर्ड हो, चाहे अनरजिस्टर्ड हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, जो भी हो, एनी पर्सन, ठीक है। डेफिनेटली लैंड मेरे नाम पे था और मैंने अगर किसी प्रमोटर को दिया है 30 साल से ऊपर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और वट एवर, सो उस केसेस में प्रमोटर आपको आरसीएम पे करके चलना पड़ेगा। ओके, ज़्यादा समझ में नहीं आया मुझे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, सब समझ में आ जाएगा। क्या होता है टीडीआर? ट्रांसफ़र डिपॉजिट ट्रांसफ़र, सॉरी क्या बोलते हैं इसको फुल फॉर्म? ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है। क्या होता है टीडीआर? समझिएगा, अगर कोई एक पर्सन है, दूसरा 2 पर्सन है, ट्रांजेक्शन तो 2 पर्सन के बीच में ही होते हैं, इसके पास एक कोई लैंड है, फर्स्ट पर्सन के पास कोई लैंड है खाली, ये लैंड ओनर है, ये इसका मालिक है, डेफिनेटली मालिक है, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस लैंड पे कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सके। बट सेकंड पर्सन जो प्रमोटर है उसके पास बहुत हैवी पैसे हैं और उसका काम ही रियल इस्टेट में बिल्डिंग्स बनाना है, तो डेफिनेटली उसके पास पैसे हैं, बट उसके पास लैंड नहीं है। तो देखिए, दोनों को जब ज़रूरत होती है तो आपस में दोनों मिलेंगे और कुछ ना कुछ आविष्कार होता है, कहते हैं, तो दोनों आपस में मिल गए। अब प्रमोटर क्या करेगा? प्रमोटर ने ये सोचा कि लैंड ओनर, मैं आपकी इस लैंड पे ना ऐसी बिल्डिंग प्रिपेयर करूँगा, ऐसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करूँगा, ठीक है। उसने बोला हाँ ठीक है चलेगा, लैंड मेरी होगी, बिल्डिंग आपकी होगी। नाउ अब ये ट्रांजेक्शन कैसे मूव होता है? टीडीआर। इसने क्या किया, इसने, ये लैंड ओनर ने, जो लैंड ओनर है आपके, वो क्या करेंगे? लैंड ओनर अपनी ज़मीन इनको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये एक एग्रीमेंट पे जाएंगे, एग्रीमेंट पे जाएंगे। और एग्रीमेंट कैसा होगा, ठीक है ना? कल को जस्ट मैं आपको पूरा पिक्चर पहले बता दूं, कल को क्या होगा अगर मान लीजिए प्रमोटर ने ये पूरा लैंड बना दिया, ये पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी यहाँ पे, और भाई साहब लैंड ओनर आप आके खड़े हो गए यहाँ पे और बोले कि अब चलो भाई तुम हट जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ये तो मेरी लैंड है और मेरी, अब जो भी मेरे लैंड पे होगा वो मेरा होगा नहीं। तो ऑन अ सेफर साइड दोनों एक एग्रीमेंट में जाएंगे, एग्रीमेंट में जाएंगे और एग्रीमेंट में लिखेंगे कि इस लैंड पे 100 फ्लैट कंस्ट्रक्ट होंगे और उसमें 30:70, 60:40, जो भी जैसा डिवाइड करना होगा। क्यों डिवाइड करना होगा? साहब देखो प्रमोटर, मैंने पैसा लगाया यहाँ पे, मैंने बिल्डिंग तैयार की है, तो डेफिनेटली मुझे कुछ चाहिए यहाँ से, डेफिनेटली ठीक है। मैंने अपनी लैंड लगाई है तो मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए, तो आपस में ऐसे फ्लैट का डिवाइड होगा। तो ये जो एग्रीमेंट है, जो ये आपका टीडीआर है, ठीक है, ये ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट, मतलब आपको डेवलपमेंट के राइट्स में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कि आप इस लैंड पे आप ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करिए, इस लैंड पे आप ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करिए।
तो ये ट्रांसफ़र के लिए आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा, ये इस पर आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका टेक्निकल पार्ट है कि सब यहाँ पे तो कोई मॉनेटरी फ्लो नहीं हुआ, यहाँ पर तो सिर्फ अलॉटमेंट हो गए फ्लैट्स के, तो कैसा कैलकुलेशन होगा? यस, वो ऐसा कैलकुलेट होगा, यहाँ पे ये मॉनेटरी टर्म्स ना हो कि ये काइंड में डिफाइंड है, काइंड में डिफाइंड है मतलब वस्तु के नाम पे आपको फ्लैट दे दिया गया है, तो फ्लैट की वैल्यू ले लेंगे, उसके लिए मैं अलग से समझाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, नाउ स्पेशल पॉइंट, वही मैंने बताया आपको स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट अभी आपके लिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप समझ लीजिए। If the supply of TDR, FSI or long-term lease of land is used for the construction of residential apartment, अगर रहने के लिए घर बनाते हैं TDR और FSI और लॉन्ग टर्म लीज में, टैक्स ऑन TDR shall be computed on the basis of following formula। तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा उसके इसमें फॉर्मूले बता के रखे हैं, समझिएगा। अगर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है तो GST is applicable on the such value which is proportionate to the construction of residential apartment that remained unbooked on the date of issue of completion certificate। ठीक है, completion certificate, अगर जिस दिन completion certificate इशू हुआ या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हुई, उस दिन हम ये देखेंगे कि अनबुक्ड फ्लैट कितने थे और उसके प्रोपोर्शनेट उसकी वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू पे हम 18% टैक्स कैलकुलेट करके चलेंगे। ठीक है, तो 18% हम उस पर टैक्स कैलकुलेट करके चलेंगे। किस दिन? जिस दिन फर्स्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ, यानी फर्स्ट ऑक्यूपेंसी यहाँ पे स्टार्ट हो गई और फ्लैट जो अनबुक्ड वाले थे। रेट भी बता दिया यहाँ पे, रेट इज 18%। ठीक है, सब्जेक्ट to a tax amount which is limited to 1% or 5% of value of apartment depending upon the whether the TDR FSI is used for affordable residential apartment or other than a affordable residential apartment। ये क्या है? बहुत टेक्निकल वर्ड है, समझिएगा। हम रेट 18% तो निकाल के चलेंगे, उसको एक साइड कर दीजिए आप, वो आपका टैक्स पोर्शन आ गया। अब नाउ 1% और 5% आप निकालिए वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट। वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट में लेट सपोज अगर 60 लाख है आपका, उसका आप 1% निकालिए। 1% कितना आता है? 60,000। और अगर आपका GST आ रहा है 64,000, देन आपको 60,000 पे करके चलना पड़ेगा अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए। बट व्हाट अबाउट, यहाँ पे तुमने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का केसेस लिया, बट व्हाट अबाउट अगर ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल स्पेस होता, कमर्शियल यानी मैंने शॉप्स के लिए अगर ये बिल्डिंग में डेवलपमेंट जो है वो वहाँ पे शॉप्स होंगी, सिनेमा हॉल होंगे या मॉल होंगे, तो आपको GST 18% लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट ये आता है कि एट व्हाट टाइम द प्रमोटर लाइबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑन TDR और आपका लॉन्ग टर्म लीज कह सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका कब प्रमोटर डिस्चार्ज करेगा अपनी लाइबिलिटी, तो समझिएगा। इन केस ऑफ TDR द लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन। अगर आपका TDR का केस है तो लाइबिलिटी आपकी कब बनेगी? जब आपका फ्लैट कंप्लीट हो जाएगा और जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, या कोई फर्स्ट ऑक्यूपेंसी यानी कि किसी ने बुक कर लिया होगा, विच एवर इज अर्लियर। तो GST कैसे लगेगा? द GST वुड बी अप्लाइड ऑन द वैल्यू ऑफ विच इज द प्रोपोर्शनेट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट दैट रिमेन अनबुक्ड। मैंने बताया था कि अनरिमेंड वाले फ्लैट को हम कैलकुलेट करेंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, और जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा उस दिन हम उसकी लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई वही कंसिडर कर दी जाएगी। ठीक है, नाउ FCI केस में आ जाइए। FCI, if consideration for FCI in form of construction of commercial or residential apartment, liability arise on the date of issue of completion certificate। अगर ये आपका FCI में कंसिडरेशन जो है अपार्टमेंट के रूप में है, यानी कैश मॉनेटरी फ्लो कहीं नहीं हो रहा, 100 फ्लैट थे, 60 बोल दिया कि 60 जो प्रमोटर है वो रखेंगे और 40 लैंड ओनर रखेंगे, मतलब कहीं भी पैसे का मूवमेंट नहीं हुआ, तो जिस दिन आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होगा उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, उस दिन प्रमोटर उसी महीने का आप कैलकुलेशन करिए और उसी महीने आप फिर GST कैलकुलेट करके पे करिए।
बट व्हाट अबाउट कि यहाँ पे वो फ्लैट नहीं दे रहा है लैंड ओनर को, यहाँ पे वो एक मॉनेटरी वैल्यू दे रहा है उसको कि भाई आपकी मैंने लैंड यूज़ की है, ये लीज पे लिया है, इसका मैं पेरियोडिक और वो लमसम अमाउंट जो मैं पे कर रहा हूँ, उस केसेस में क्या फॉर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लाइबिलिटी अराइज ऑन द डेट ऑफ इशुएंस कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है तो लाइबिलिटी कब कैलकुलेट की जाएगी, जब कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। बट फॉर कमर्शियल अपार्टमेंट तुरंत जैसे आप पेमेंट करेंगे ना वैसे ही लाइबिलिटी टू पे टैक्स शैल अराइज इमीडिएटली। ठीक है, लॉन्ग टर्म के केस में वही बात है, कमर्शियल स्पेसेस में तुरंत हो जाएगा। ठीक है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में वही कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात करके चल रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ पे कमर्शियल अपार्टमेंट आए उसमें तुरंत लाइबिलिटी आ जाएगी, और जहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है वहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी उसके बेसिस पे हम पॉइंट ऑफ सप्लाई मान के चलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा टेक्निकल था, बट इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो पूरा एकदम लिंकेज के साथ कवर करूँगा। ठीक है, नाउ हम एक सीरियल नंबर हमारे 6 में आ जाते हैं। सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन सा सर्विस देता है? डायरेक्टर होगा तो कंपनी का होगा, कंपनी को सर्विस देगा। यस, कंपनी को सर्विस देगा। तो सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। एक कंपनी है उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर आपके, और क्या कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो समझिएगा, अगर आप सैलरी, अगर उस डायरेक्टर को जो भी आप परक्विजिट और जो भी मॉनेटरी टर्म्स में कंसिडरेशन दे रहे हैं वो टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से अंडर सेक्शन 192 है, यानी 192 मतलब सैलरी है, तो यहाँ पे उसको ये माना जाएगा कि आप उसको सैलरी दे रहे हैं। बट अदर देन आप अगर सैलरी कुछ दे रहे हैं या वो फॉल करता है 194J। ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप एक सिटिंग फीस देते हैं और उस पर आपके वो डायरेक्टर एज अ एम्प्लॉय नहीं कहलाते हैं, तो आप उस केसेस में आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप डायरेक्टर आप सर्विस दे रहे हो और कंपनी आप सर्विस ले रहे हो। तो सर्विस आप जब ले रहे हो तो डायरेक्टर, इतने सारी कंपनीज हैं, रोज़ तो नई नई कंपनीज क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो रोज़ रोज़ नई नई कंपनी क्रिएट होती है, हर एक कंपनी के डायरेक्टर को पकड़ना ईजी नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ कंपनी को पकड़ा है और कंपनी को बोला है कि आप ये सर्विसेज पे RCM पे आप टैक्स पे करके चलना। ठीक है, बट आपका कंपनी, आपका लोकेशन क्या होना चाहिए? टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए। सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट, देखिए आज की डेट में इंडिया में ना सर इंश्योरेंस की जो कंपनीज़ हैं वो लिमिटेड है। जैसे आपका LIC हो गया, आपका बजाज अलायंस इंश्योरेंस हो गया, ICICI इंश्योरेंस हो गया, तो यहाँ पे लिमिटेड है। गिने चुनेंगे आप तो बहुत मुश्किल से 40 से 50 कंपनीज होंगी। ठीक है, बट अगर आप एजेंट की बात करेंगे जो इनको बिजनेस ला के देते हैं और जो आप इनकी पॉलिसीज़ सेल करने में इनकी हेल्प करते हैं, कोई भी इश्यूज़ लिटिगेशन हो तो हेल्प करते हैं। ठीक है, मीडिएटर होते हैं बिटवीन पॉलिसी होल्डर और पॉलिसी कंपनीज़ के। तो ये N नंबर्स हैं, ये N नंबर्स हैं, एक ही पर्सन दो कंपनी में काम कर सकता है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये भी तो एक सर्विसेज है। अगर कोई एजेंट LIC कंपनी को या इंश्योरेंस कंपनी को एक कोई सर्विसेज देता है टू फैसिलिटेट द बिजनेस, मतलब मैं आपको बिजनेस ला के दे रहा हूँ, आपके क्लाइंट जोड़ रहा हूँ, आपके कस्टमर्स जोड़ रहा हूँ मैं, तो डेफिनेटली जो एजेंट है वो सर्विस प्रोवाइडर होगा, और जो कंपनी LIC कंपनी होगी या इंश्योरेंस कंपनी होगी वो रिसिपेंट होगी। तो इस केसेस में हम एजेंट, सरकार ने क्या बोला, हम एजेंट को इतने सारे N नंबर ऑफ एजेंट्स को रजिस्टर नहीं कराएंगे, हम मोटा मोटी जो 40-50 कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनको पकड़ लेंगे और उनको बोलेंगे कि आप प्लीज़ इसको, इस सर्विस के जो भी आप एजेंट को पे कर रहे हो उस पर आप 18% से हमें टैक्स चाहिए, उसको RCM में 18% में टैक्स चाहिए। समझ में आया? तो ये टेक्निकल नहीं था, इसका एनिमेशन नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए जहाँ पे बहुत सारे N नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय और यू कैन से पीपल इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस केसेस में हम मोटे इंसान को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कंपनी को पकड़ा है। तो ये दोनों सर्विसेज में 80% रेट है। मेरे को डिमांड आई थी लास्ट वीडियोस में कि प्लीज़ रेट आप बता दीजिए, अगर हर एक सर्विसेज में बताइए कि किस किस में क्या लग रहा है। मैंने टोटल 7 सर्विसेज लिस्ट कवर की है और मैंने सभी में रेट बताए हैं। जहाँ पे स्पेशल रेट है मैंने वो भी बताया है, अदरवाइज 18% आपका है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियोज़ में हमने 1 to 7 कवर किया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम 8 to 14 कवर करेंगे। देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम 9 सेक्शन 9 का 4 क्लॉज कवर करेंगे, जो कि रियल एस्टेट पे है। रियल एस्टेट में पूरा एक 1 फ्लेज आपको मैं एक लिंकेज दूंगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ 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 अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो देन आप ड्रॉप बॉक्स में हमें कमेंट्स में आप मेंशन करिए, हम आपको बेहतर सर्विसेज देंगे। हमारा फेसबुक पेज प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।